प्रॉब्लम हुई थी, कोई बात नहीं, स्टार्ट कर लेते हैं और टॉपिक में कैसे मूव करेंगे इसको देखते हैं। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है और सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? एक बार ओके लिख दो, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है, क्लियर, स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से लेक्चर को, है ना। सब लोग एक बार ओके लिख दो। हाँ, आपको विजिबल है सबको? ठीक है, क्लियर, हाँ विजिबल है, ठीक है बेटा, स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए कैसे मूव करेंगे, किस तरीके से मूव करेंगे पहले एक बार बात कर लेते हैं। देखो बेटा, हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, क्लास 12 का चैप्टर है फर्स्ट, कैसे मूव करना मैंने आपको बताया था। आप प्रॉपर्ली नोट्स लिखने वाले हो, है ना, प्रॉपर्ली आप क्या करोगे, नोट्स लिखने वाले हो। दूसरा आप क्या करोगे, आप प्रॉपर्ली एनसीईआरटी पढ़ोगे, डीपीपी सॉल्व करोगे, और जिस दिन लास्ट लेक्चर होगा उसको उस दिन मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा अपने, जिसको आप प्रॉपर्ली अपने रजिस्टर में लिखोगे अलग से भी, है ना। आपने उनको रिवाइज भी करना है, आप उनको अपने साथ रख सकते हो बस, ठीक है। तो मुझे लग रहा है सबको मेरी आवाज आ रही है और समय एकदम विजिबल हूं, तो हम रेडी हैं लाइव को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है बेटा। हम लोग आपकी बातें देखते भी, ऐसा नहीं कि हमें दिखता नहीं, हम सब कुछ देख रहे होते हैं, आप क्या कमेंट में लिख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो लगता है कि आपको दोबारा से बताना है उसको हम आंसर भी करते हैं, ठीक है। तो फिर से चलते हैं हम लोग लाइव क्लास में, क्या डिस्कशन है इस पे आते हैं। तो देखिए कैसे मूव करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम आपको आज का गोल बता रहे हैं, उसके बाद कुछ पुराने टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग आज का करंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के गोल से। गोल हमारा ये रहने वाला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक हमें पढ़ना है बेटा। देखो ये बहुत बेसिक है, ध्यान सुनो बच्चे, बहुत बेसिक है हमारे पास, हाँ क्लियर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक पढ़ेंगे। सीजनल कंटीन्यूअस ब्रीडर एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको हमें देखना है, ठीक है, क्लियर, सही। दूसरा हम लोग क्या करेंगे बेटा, फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनकी बात करेंगे, जिनको एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लो, ऐप को विजिबल हो जाएगा बच्चे, अब सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको दिख रहा है ना, क्लियर। तो एक बार उसको देख लो, रिफ्रेश कर लो। दूसरा क्या होगा बेटा, आपको ऐप का जो भी कंटेंट है क्लासरूम का, वो आपको ऐप के क्लासरूम कंटेंट में मिल जाएगा। जैसे जहां पर आपका लेक्चर आता है उसके पास एक क्लासरूम कंटेंट का भी फोल्डर है, वहां पर आपको नोट्स और डीपीपी मिल जाएंगे। तो कई बार आपको अगर नाम मिला करे तो 1-2 घंटे के आसपास वेट किया करो, उसके बाद आप लेक्चर डाउनलोड भी कर सकते हो और उसके बाद आपको जब लाइव क्लास होती है थोड़ा टाइम लगता है उसको मतलब प्रॉपर्ली प्रोसेस करके, तो वहां पे आप ले सकते हो। मैं सारी चीजें बता रहा हूं जो आपको मुझे बतानी चाहिए। दूसरा क्या बेटा, ध्यान सुनिए, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर से रिवाइज भी कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो मैं ये मान लो कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो स्टार्ट कर लें आज, चलें स्टार्ट करें लेक्चर। गुड इवनिंग माही, श्रुति, आंचल, आदित्य, शिवम, संस्कार, अनुराग, चलो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर, चलिए हाँ स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बेटा आज का हमने टारगेट बता दिया आपको। आज का टारगेट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक्स पढ़ेंगे, सीजनल और कंटीन्यूअस ब्रीडर की बात करेंगे, फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई जरा एक बार पुरानी रिवीजन ले लेते हैं। पुराने फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी किसकी, लाइफ स्पान की, ठीक है, लाइफ स्पान की हमने बात करी थी, क्लियर। तो लाइफ स्पान की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का पीरियड का टाइम है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम जुड़ेंगे आज, उनके लिए मैं बता रहा हूं। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, नॉट डिपेंड ऑन साइज, हमने पैरेट का और उसका एग्जांपल पढ़ लिया था। फिर थर्ड आपको ध्यान रखना है इसके एग्जांपल्स के साथ लाइफ स्पान लर्न कर लेना बेटर रहेगा, आपको काम आएगा, क्लियर है, ठीक, डन। चलिए उसके बाद बेटा हमने ये चीजें पढ़ी थी, ये टेबल आपके लिए है जो मैंने बनाई थी, कुछ चीजें और भी ऐड कर लेना इसमें ना, इस चीज को ऐड कर लेना जो आपको मैंने बताया था। तो क्या क्या है भाई, ठीक है, क्लियर, हाँ सबसे पहले मैंने कहा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें मेरे पास मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा क्या है मेरे पास, उसमें फिजन और स्पोर फॉर्मेशन बताया था, ठीक है। दूसरा मेरे पास प्रोटिस्टा में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बड़ी ये चीज थी हमारे पास, क्लियर। और फिर हमारे पास सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में ज़ूस्पोर, कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन, बड़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में ट्यूबर, लीफ बर्ड, राइजोम, रनर, बुलबिल, ये चीजें हमारे पास, क्लियर, ये चीजें। तो आपके सामने हमारे पास सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें आपके पास है ना, ये चीजें हमने डिस्कस कर दी। चलो एक बार आपको वो डिस्कस कर लेता हूं मैं बेटा, जो हमने कहा था नहीं आधा लेक्चर रिवीजन में कहां जा रहा है, 2-4 मिनट लगे, है ना। आप देख लो मैंने ये चीज आपसे डिस्कस करी थी और आधा लेक्चर बेटा एक बार कुछ चीजें आपको बताना बहुत जरूरी होता है। ये हमने ट्यूबर पढ़ा था, याद करो, ये पोटैटो में ट्यूबर पढ़ा था, मैंने ये बोला था कि कुछ अंडरग्राउंड ब्रांच की टिप पर इस तरीके से पोटैटो लगता है और यहां पर ये आई है, इस आई से बड बन रही है, देख रहे हो, यहां पर वो आई है जिसपे हमारे पास क्या बन रही है, बड। तो ये मैंने किसके लिए बताया था, ट्यूबर। ट्यूबर हमारे पास किसमें होता है, पोटैटो में। मैं जस्ट डायग्राम दिखा रहा हूं ताकि आपकी एक्सप्लेनेशन बढ़ जाए, फटाफट से वो देख लेते हैं, ठीक है, क्लियर। हां नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या बताया था, याद करो, ये मेरे पास क्या है बेटा, शक्कर के लिए बताया था, याद करो, शक्कर के लिए बताया था। शक्कर में क्या बोला था, देखो इस तरीके से ये स्टेम है, इसे ऑब्लिक ब्रांच आ रखी है, देख रहे हो, ऑब्लिक का मतलब होता है ऐसे ऊपर टेढ़ी ब्रांच आ रखी है, ऐसे ही अंडरग्राउंड स्टेम है उससे ये ब्रांच ऊपर आ रखी है। ये तो शक्कर के एग्जांपल में ये मेरे पास बनाना था, है ना। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको थोड़ा भी डाउट हुआ होगा उसको देख लेंगे, क्लियर है, ठीक है, हां क्लियर, सही है। टॉरुलेशन नहीं पढ़ना बेटा, बार-बार बोल रहा हूं, टॉरुलेशन नहीं पढ़ना, जो भी पूछ रहा है मत पूछो, नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। हां दूसरा हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये हमने पढ़ा था राइजोम, और राइजोम में आपको क्या क्या बताया था याद करने को, जिंजर, टर्मरिक और बनाना, ये याद करना था ना। आप देख पा रहे हो राइजोम मैंने क्या बोला था, इस तरीके से कुछ ज्यादा ही हो गया ना। हाँ देखो मैंने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्टेम बोली थी और इस पर ये पॉइंट्स हैं जो नोड है, आप देखो ये नोड है और इस गैप को हम इंटरनोड कह रहे हैं, इस गैप को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनोड कह रहे हैं, इस गैप को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनोड कह रहे हैं। तो दिस इज इंटरनोड, दिस इज इंटरनोड, ठीक है, इंटरनोड। तो राइजोम, जिंजर, टर्मरिक, बनाना, ये चीज हो गई, क्लियर है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहां से हमने स्टोलोन बोला था, स्टोलोन हमारे पास क्या है, इस तरीके से स्टेम है प्रॉपर, उसमें देखो स्टोलोन में क्या बोला था, हमने कहा था ऐसे स्टेम है, ऐसे ये वीक ब्रांच है और वीक ब्रांच को हमने लिखा था आर्क डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मुड़ेगी और उस पर मेरे पास इस तरीके से रूट आएगी। मैंने बोला था मिंट एग्जांपल है इसका, मिंट और जैस्मिन, दो एग्जांपल आपको बताए थे, याद आया, है ना, ठीक है, क्लियर। हमने ये चीज बात कर ली थी बेटा ना, क्लियर। तो जरा देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि डायग्राम्स दिखाना चाह रहा था मैं आपको। ये देखो रनर बताया था, ये ग्रासेस में होता है, अगर आप ग्रास में देखोगे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्टेम बनती है, उस नोड पर ये रूट बनी हुई है, ये रूट है यहाँ और ये पॉइंट क्या है, नोड, और उस नोड पर ये देख रहे हो लीफ बनी हुई है ऐसे। तो ग्रासेस ऐसे नई नई जगह स्प्रेड कर जाती है, नई नई जगह स्प्रेड कर जाती है, क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये वो आपके पास जरूरी डायग्राम्स है जो मैंने आपको बताया था। तो ये मेरे पास किसका एग्जांपल हो गया, रनर का, ठीक है। रनर के बाद ये था जिसे हम ऑफसेट कहते हैं, आपने देखा बेटा ऑफसेट, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इकॉर्निया, याद आया, इकॉर्निया आपने देखा हुआ है, इकॉर्निया, है ना, टेरर ऑफ बंगाल, उसकी देख रहे हो, ये इस तरीके से पेट्यूल फुली हुई है, इस शेप ऑफ लीफ की वजह से लाए थे और इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, इसको हमने इकॉर्निया बोला था। ऑफसेट इस ब्रांच को कहते हैं, ये जो ब्रांच है ना, ये वाली, ये जो मान लो यहां से और इसके बीच में जो ब्रांचेस होंगी, इस वाले मतलब ये वाला देख लो बंच और एक बंच ये है, इसके बीच में ये जो ब्रांच है इसको ऑफसेट कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट, ठीक है, क्लियर, हां सही है, डन, ठीक। अब आपके सामने बेटा वाटर हाइसिंथ हमने पढ़ा था ऑफसेट में, तो अब देखो ऑफसेट जो है उस ब्रांच को, सॉरी उस इंटरनोड, ये जो इंटरनोड है इसको कहते हैं। ऑफसेट का एग्जांपल इकॉर्निया है और अगर मैं चाहूं आपको एक एक्स्ट्रा एग्जांपल बताना तो पिस्टिया बता सकता हूं, ठीक है। इसके बाद बेटा ये बुलबिल्स है, ये हमारे पास क्या है, बुलबिल्स, है ना, दिस इज बुलबिल्स, और बुलबिल्स किसमें थे, अगावी में। ये क्या करता है, इसको हम इस पार्ट को ले जाकर एक नया प्लांट बना सकते हैं, दिस इज बुलबिल्स, है ना, क्लियर, सही है, यहां तक आपको समझ आना चाहिए बेटा, है ना। ये बुलबिल्स है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रॉबेरी बेटा स्टोलोन में लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक। हां अब आ जाओ जरा, ये हमारे पास लीफ बड किसमें, ब्रायोफाइलम,
ये कहा था ना आपको ब्रायोफाइलम में, देखो दिस इज ब्रायोफाइलम, ये मेरे पास लीफ बड है, ये वाला, ये देखो मार्जिन पर, मार्जिन समझ में आता है, ये कॉर्नर्स, इन कॉर्नर्स पर ये लीफ बड है, दिस इज लीफ बड है ना, हम लोग लिख सकते हैं बेटा इसको, ये लीफ बड है, ये लीफ बड, क्लियर है सबको, लीफ बड दिख रही होगी, ठीक, क्लियर, बुलबिल बता दिया, ब्रायोफाइलम है ना, एलोवेरा में भी बना सकते हो, ब्रायोफाइलम में याद रखो, आपके सिलेबस में ब्रायोफाइलम है, मार्जिन पर बनता है ब्रायोफाइलम में, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने ये स्ट्रक्चर था जो जेम्यूल है, अगर आप ध्यान से देखो ये जेम्यूल है, आपके पास इस तरीके से स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस में इंटरनल बड जैसी चीज होती है ऐसी, ये जो मैंने बड बनाई है ना ऐसी, ये जेम्यूल है, तो ये जेम्यूल का स्ट्रक्चर है, जेम्यूल को हम क्या बोलते हैं, एंडोजीनस बड बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, एंडोजीनस बड, जेम्यूल देखने में ऐसा दिखता है बेटा, इसके अंदर ये डिवाइडिंग सेल्स है हमारे पास, हाँ, तो ये जेम्यूल का स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, जेम्यूल का स्ट्रक्चर है, ऐसा दिखता है, क्लियर, ठीक है। हाँ, एंडोजीनस होता है इंटरनल बड, एक्सोजीनस होता है बाहर, तो हाइड्रा में मेरे पास एक्सोजीनस बडिंग है, इसमें मेरे पास क्या होगी, एंडोजीनस, क्लियर है, यहां तक समझ आ गया, ठीक है। आर्कियोसाइट्स इन सेल्स को कहते हैं, जो बच्चे बात कर रहे हैं जरूरत नहीं है वैसे, सच इन सेल्स को कहते हैं आर्कियोसाइट्स यहां पे, ठीक है, चले आगे अब, ठीक है, चलिए, तो ये जेम्यूल हो गया बेटा हमारे पास ना स्पॉन्जेस में, तो अब हम आगे जा रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, यहां से अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें, बच्चे हम 5 से 7 मिनट ले रहे हैं आपका, सिर्फ इसलिए ताकि आपने पुराना जो देखा वो याद कर लो प्रॉपर्ली, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, डीपीपी में क्वेश्चन था जिसमें वो दे रखा था कि सेल डिवीजन जो है वो रिप्रोडक्शन है, वो प्रोटिस्टा में भी होगा, मोनेरा में भी होगा, 9th क्वेश्चन है उसको देख लेना, उसमें आंसर नन ऑफ दीस जो दे रखा है उसमें बोथ 1 and 2 आएगा, ठीक है, वहां पर देख लेना आप एक बार, है ना, डीपीपी में अपने चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है बेटा हमारे पास, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना, गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे। अब गैमेट्स इन्वॉल्व होने का मतलब ये होगा, गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, जाइगोट फॉर्मेशन होती है, जाइगोट फॉर्मेशन होती है ना, 2 पेरेंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होने का मतलब मेरे पास एक ही पेरेंट बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स बना दे, एक ही पेरेंट क्या बना दे, बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म कर दे, अगर वो दोनों टाइप के गैमेट्स बना देगा, आप देख लो इस बात को, तो गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। 2 पेरेंट होंगे या सिंगल पेरेंट हो सकता है, बिल्कुल सही, कुछ बच्चे कह रहे हैं वेरिएशन आएगी, बिल्कुल आएगी भाई, वेरिएशन प्रोड्यूस होती है, और ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, हम कहते हैं नॉट प्रोड्यूस क्लोन, पिछले टॉपिक में हमने क्लोन की बात करी थी, तो ये क्लोन नहीं बनाता, नॉट प्रोड्यूस क्लोन, है ना, ये क्लोन नहीं बनाता, ठीक है, क्लियर, ये क्लोन नहीं बनाता, यहां तक समझ आ रही है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये मोर कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है, ये कुछ बेसिक फीचर है हमारे पास किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कहीं ना कहीं मेरे पास जाइगोट फॉर्मेशन हो रही है, तो कुछ बेसिक फीचर है किसके, ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे और थोड़ी देर तक कमेंट को रोकेंगे और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, फिर जब मैं पूछूंगा तो बताएंगे, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो, जब मैं पूछूंगा तब बताना, अभी कमेंट को रोकेंगे हम लोग, है ना, ठीक है, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग आपको बात करेंगे। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, ध्यान सुनना, एनसीईआरटी कहती है कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान सुनिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, तो हमें एक चीज ऑब्जर्व होती है, क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है मुझे ये ऑब्जर्वेशन मिलती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न लगभग सेम है, मतलब हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है, मान लो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है, क्लियर, हाँ, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उनमें हमें क्या मिलता है, एक बेसिक पैटर्न, सुनना ध्यान से, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है मतलब, बट बेसिक पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम है, बट बेसिक पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम है, बेसिक पैटर्न सब में सेम है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कोई कमेंट नहीं है, रिप्रोडक्शन इज सेम। इस बात का क्या मतलब, मतलब ये है आपके पास बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म, बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म, हर तरह के ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, और एक बेसिक पैटर्न सारे तरह के ऑर्गेनिज्म में एक जैसा दिखता है, एक जैसा दिखता है। क्या बेसिक पैटर्न है उसको सुनो, बेसिक पैटर्न क्या, व्हाट टाइप ऑफ बेसिक पैटर्न, बेसिक पैटर्न ये है, बेसिक पैटर्न ये है बेटा, बेसिक पैटर्न ये है हमारे पास, समझना इस बात को, बेसिक पैटर्न ये है हमारे पास कि एवरी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सबसे पहले गैमेट बनाएगा, है ना, गैमेट फॉर्म करेगा, फिर हर ऑर्गेनिज्म जाइगोट बनाएगा, और फिर उसके बाद वो जाइगोट को डेवलप करेगा, मुझे कुछ इस तरीके का बेसिक पैटर्न सब में कॉमन मिलता है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म ने एनसीईआरटी ने बात करी है, प्लीज कोई भी मैसेज नहीं करो, सिर्फ सुनो, पहले 2 मिनट, जब पूछूंगा तब बताएंगे, ठीक है। तो बेसिक पैटर्न हमारे पास ऐसा मिलता है, मतलब सब में ऐसा मिलता है। फिर मैंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया, तो मैंने एक पैटर्न बनाया कि सभी तरह के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक पैटर्न ये शो करते हैं कि उन सब में हमारे पास क्या होगा, पहले हमारे पास क्या होती है, एक फेज होता है जिसे कहते हैं ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद उसमें रिप्रोडक्शन होती है, और फिर उसमें क्या होती है, सेनेसेंस। तो इसका मतलब हम अगर उस बेसिक पैटर्न को थोड़ा और आगे ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं बेटा कि हर एक ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है, एवरी ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास वो क्या शो करता है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, इस चीज को समझो, हर ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है, इसको समझना ध्यान से बेटा, वो शो करता है सबसे पहले वो बर्थ के बाद, देखो आफ्टर बर्थ वो सबसे पहले ग्रोथ शो करता है, क्या शो करता है, ग्रोथ के बाद वो क्या शो करता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद वो क्या शो करता है, रिप्रोडक्शन के बाद, डेथ से पहले, उसे हम कहते हैं सेनीसेंस। बेटा देखो आपने क्या किया था, क्लास 11th में 2 वर्ड पढ़े थे, वन इज एब्सिशन, अनदर इज सेनीसेंस, है ना, वन इज एब्सिशन, अनदर इज सेनीसेंस, ठीक है, क्लियर, ध्यान सुनो, एब्सिशन का मतलब होता है टूट के अलग होना, सेनीसेंस का मतलब होता है ग्रो ओल्ड, बूढ़ा होना, जर्जर होना, है ना, हिंदी में कहते हैं जरा अवस्था आना। तो कहीं ना कहीं आप इसी को समझो, इस बात को कि हमारे पास ये ग्रोथ है, तो एक हमारे पास ग्रोथ फेज होती है, तो व्हाट इज ग्रोथ फेज, इसे हम कई बार क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज, इसका एक और नाम हम रखते हैं जुवेनाइल फेज। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये बेसिक पैटर्न सब में सेम मिलता है, ये बेसिक पैटर्न सब में सेम मिलता है। सारे ऑर्गेनिज्म पहले क्या शो करते हैं, ग्रोथ कैसे शो करते हैं, सोचो जरा ध्यान से, ग्रोथ कैसे शो करेंगे, बर्थ से लेकर रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी के बीच के टाइम को, बर्थ से लेकर रिप्रोडक्शन के बीच का जो टाइम है, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का जो टाइम है जिसमें रिप्रोडक्शन हो सकती है, इसको हमने क्या नाम दिया, वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज। वेजिटेटिव फेज वर्ड यूज करेंगे प्लांट के लिए, और जुवेनाइल फेज वर्ड यूज करेंगे हम लोग किसके लिए, एनिमल्स के लिए। जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है और रिप्रोडक्शन हो जाता है, मान लो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो गया और रिप्रोडक्शन स्टॉप हो गया, उसके बाद से लेकर जो टाइम पीरियड आता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेनीसेंस बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेनीसेंस बोलते हैं। तो हमारे पास क्लियर हो गई इस चीज को, हमारे पास ये बर्थ है, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है, ये मेरे पास रिप्रोडक्शन है, और ये मेरे पास क्या है, सेनीसेंस है। तो ये मैंने क्या देख लिया, बेटा, ये मैंने ये देखा कि हमारे पास टोटल कितने फेज है, 3, एक वेजिटेटिव फेज, एक रिप्रोडक्टिव फेज, और एक उसके बाद सेनीसेंस फेज। सबको जरा ध्यान से देखना, मैं एक बार बताने वाला हूं। देखो सबसे पहला मेरे पास है वेजिटेटिव फेज,
वेजिटेटिव फेज किसके लिए बोलते हैं, एक सेकंड पहले सुनो ध्यान से, फिर क्वेश्चन पूछोगे आप। प्लांट्स के लिए, ठीक है। जुवेनाइल वर्ड किसके लिए बोलते हैं, जुवेनाइल फेज किसके लिए बोलते हैं बेटा, एनिमल्स के लिए। मैं जब बोलूंगा तभी क्वेश्चन पूछेंगे आप, ठीक है। अब इस फेज में ये क्या है, बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के बीच का टाइम है। मतलब अगर मैं किसी ट्री की बात करूं, जब तक उसमें फ्लावर नहीं आते, उस फेज को हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज। देखो ये कॉमन है, सब में ऐसे कॉमन मिलता है। दूसरा हम लिखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें रिप्रोडक्शन होती है। अभी हम इसी को पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज को। तीसरा फेज, थर्ड फेज इज हमारे पास सेनीसेंस फेज। व्हाट इज सेनीसेंस, सेनीसेंस फेज है आफ्टर रिप्रोडक्शन स्टॉप, जैसे ह्यूमन में होती है मीनोपॉज, आफ्टर रिप्रोडक्शन स्टॉप, आफ्टर रिप्रोडक्शन स्टॉप टिल, टिल कहां तक, ध्यान से सुनो बेटा, आफ्टर रिप्रोडक्शन स्टॉप टिल, टिल कहां तक, इस चीज को समझना ध्यान से, आफ्टर रिप्रोडक्शन स्टॉप टिल डेथ तक। इसको हम क्या नाम देते हैं, सेनीसेंस। सेनीसेंस का मतलब होता है ग्रोइंग ओल्ड, ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़ा होना। इसमें क्या होता है समझना ध्यान से बेटा, इसमें मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शन स्लो हो जाएंगे, और क्या होता है, पर्सन बूढ़ा होने लगता है, ग्रोइंग ओल्ड, ऑर्गन्स बूढ़े होने लगते हैं। तो ये तीन फेजेस हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसमें डाउट पूछो, क्या समझ नहीं आया, पूछो जल्दी। एजिंग जो होता है वो इसमें होगी, इसमें हम लिख सकते हैं एजिंग होती है, आप यहां पे एजिंग वर्ड लिख दो, एजिंग। अगर अब डाउट पूछो आपको क्या समझ नहीं आया। जुवेनाइल का मतलब होता है बेटा, जुवेनाइल होता है एनिमल के लिए, बर्थ से लेकर छोटा बच्चा पैदा हुआ उससे रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी तक के बीच का टाइम। मीनोपॉज जो होगा बेटा फीमेल में क्या होता है, 45 की एज में एग फॉर्मेशन रुक जाती है। आप पूछो, ठीक है, हाँ पूछ लो भाई। प्यूबर्टी, मान लो ह्यूमन की बात करें, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती उसे उसका जुवेनाइल फेज कहेंगे, ठीक। एजिंग मतलब ग्रोइंग ओल्ड। ये रिपीट शब्द का कोई मतलब नहीं होता भाई, तुम टॉपिक बोला करो ये नहीं आया। रिपीट वर्ड का क्या मतलब है, रिपीट मतलब मैं घर चला जाऊं, कैसी बात कर रहे हो, रिपीट नहीं लिखना, कोई वर्ड लिखो ना यार, तुम्हें वो नहीं आया। एजिंग मतलब ग्रो ओल्ड, जुवेनाइल फेज होता है, जैसे ह्यूमन की बात करता हूं, बर्थ जो होगा, बर्थ से लेकर हम लोग कहते हैं, मान लो प्यूबर्टी आ गई, 13 साल की एज तक आ गई, रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो गया, उसे कहते हैं हम लोग जुवेनाइल फेज, है ना, ठीक है। पूछो, मीनोपॉज बेटा फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में 45 की एज में, उसके बाद रिप्रोडक्शन नहीं होती, 45 से लेकर डेथ तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोल रहे हैं। मतलब मीनोपॉज जहां पे बेसिकली मीनोपॉज मतलब जहां पर रुक गई रिप्रोडक्शन, अब उससे लेकर डेथ तक के टाइम को सेनीसेंस बोल रहे हैं। हाँ सेनीसेंस, हाँ भाई ठीक है। प्यूबर्टी बता दिया आपको, ये रिपीट वाला वर्ड नहीं पसंद है यार। देखो मतलब आप चीजें समझो, एक चीज नहीं आ रही उसको बताओ, ये सब ये नहीं आया, इस पर साइकिल पढ़ाई अभी मैंने, ठीक है। हाँ आगे चल रहे हैं अब, मैंने दो तीन बातें जो आपने पूछी बता दी। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, वो स्लो हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। अब एक लिख रहा मेरा क्वेश्चन, चैट आगे चलेगी, तेरा क्वेश्चन क्या भाई, मेरा क्वेश्चन क्या मतलब, क्वेश्चन लिखना फिर से क्या हो गया, चले आगे। मैंने मोर और लेस जो आप पूछ रहे हो बता दिया, जो अभी तक मैंने पढ़ाया उसी के डाउट बताऊंगा मैं। हाँ आगे बढ़ते, चलो फास्ट, चलिए आगे मूव ऑन, यस है ना, ओके ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। भाई देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आप में से बहुत सारों को जो भी, अब देखो 3-4 तरीके ना हमने बात करने के, आप अभी पूछ रहे हो, फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। इसके अलावा बेटा आप और भी तरीके आप मतलब बात कर देखो ना, आप एक चीज ये भी तो है कि आप अगली क्लास में फिर से पूछो जब मैं रिवीजन कराऊंगा, पर चीजों को थोड़ा समझो भी, है ना, ठीक है। चलो फिर लिख दिया रिपीट, एक ने रिपीट वाले कौन है भाई, रिपीट का मतलब होता है कि मैं फिर से क्लास स्टार्ट कर दूं ना, ऐसा भी होता है। हाँ पढ़ाई करो ना यार, हाँ मजा थोड़ी आ रहा है ऐसे। चलो ध्यान से सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज एक क्लासिफिकेशन करने वाला हूं। एक मैं क्या करने वाला हूं, क्लासिफिकेशन करने वाला हूं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज मैं क्लासिफिकेशन करने वाला हूं, सही है। एक क्लासिफिकेशन करूंगा, ध्यान से सुनना बेटा। प्लांट की करूंगा, किसी करूंगा, इन प्लांट्स। हम क्या करेंगे, प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। अब चुपचाप पढ़ो, अब तभी पूछोगे जब मैं बोलूंगा, है ना, चुपचाप पढ़ो तभी पूछोगे जब मैं बोलूंगा, ठीक है। मैं बताऊंगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एनुअल। सबने देखा बेटा हमारे पास एक पौधे होते हैं जैसे कि गेहूं, व्हीट, राइस, 3 से 4 महीने में राइस का लाइफ स्पान भी देखा 4 महीने। अब नहीं बोलो भाई कोई भी, मतलब बोलो नहीं, मतलब लिखो, है ना। तो 4 महीने का लाइफ स्पान देखा। मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि जो धान है, गेहूं है, गेहूं व्हीट होता है, व्हीट और राइस है, उसको एक बार सो करने से लेकर जब तक उसको काटते हो पूरा सूख जाता है, डेड हो जाता है पूरी तरह से, वो जो टाइम है 1 साल के अंदर है। तो ऐसे प्लांट को जो एक सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, उसे हम एनुअल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, एनुअल। उसे हम क्या बोलेंगे, एनुअल। ये चीज समझ आ रहा है बेटा, एनुअल बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। एक बच्चे ने पूछा सिंगल पेरेंट कैसे वेरिएशन बनाएगा, सिंगल पेरेंट से गैमेट मियोसिस से बनेंगे, इसलिए वेरिएशन बनेगी, ठीक है, क्लियर। हाँ तो एनुअल क्या होता है, और प्लांट्स विच कंप्लीट लाइफ साइकिल इन सिंगल सीजन लिख लो या ईयर लिख लो। एक साल में अगर वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर दे तो उसे एनुअल बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। एनुअल बोलते हैं, एनुअल। अब सुनना ध्यान से, इसके एग्जांपल आ जाएगा, व्हीट एनुअल होता है, राइस भी एनुअल हो जाएगा, पी प्लांट भी 1 साल में खत्म हो जाता है, तो ये एनुअल हो गए, ठीक है, ये हो गया एनुअल। अब मेरी बात समझना ध्यान से, एनुअल इज मोनोकार्पिक, ये बहुत जरूरी बात है। एनुअल इज मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या होता है, मोनोकार्पिक क्या होता है, समझना इस बात को। मोनोकार्पिक, मोनो का मतलब वन, कार्पिक का मतलब फ्रूट, मोनो मतलब वन, मोनो का मतलब वन, कार्पिक का मतलब फ्रूट। इसका मतलब वो लाइफ में एक ही बार फ्रूट बनाएगा। मैं ये नहीं कह रहा एक फ्रूट बनाएगा, मैं कह रहा हूं कि लाइफ में एक बार फ्रूट बनाएगा। तो व्हाट इज मोनोकार्पिक, मैं यहां पे क्लियर लिख रहा हूं कि एनुअल प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट वंस इन अ लाइफ में सिर्फ एक बार फ्रूट बनाते हैं और उसके बाद मर जाते हैं वो प्लांट, है ना। उसके बाद उनमें क्या आती है, सेनीसेंस आ जाती है, तो मोनोकार्पिक होते हैं। ये चीज समझ आ रही है। तो उसके तीनों फेज, कौन से तीनों फेज, वेजिटेटिव प्लस रिप्रोडक्टिव प्लस सेनीसेंस हमारे पास कैसे कंप्लीट होगा, एक सिंगल सीजन में कंप्लीट होगा। एक सिंगल किसमें कंप्लीट होगा, सीजन में कंप्लीट होगा, क्लियर है। एक सिंगल सीजन में कंप्लीट होगा, वेजिटेटिव प्लस रिप्रोडक्टिव और प्लस मेरे पास सेनीसेंस, वो एक सिंगल सीजन में कंप्लीट होगा, क्लियर हो गया यहां तक। इसे एनुअल कहते हैं, ठीक है। एनुअल के बाद हम बात करेंगे बेटा बाइनियल की। हम किसकी बात करेंगे, बाइनियल की। एक बार बाइनियल देखो और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, ध्यान से देखो बेटा। बाइनियल कौन से प्लांट होते हैं, देखो ये सीड है, सीड से प्लांट बना, पूरा ग्रोथ हुई उसकी, मैच्योर प्लांट, जिसे आप वेजिटेटिव फेज कह रहे हो। तो वेजिटेटिव फेज 1 साल में करो पूरा, वेजिटेटिव फेज 1 ईयर में कंप्लीट करो। उसके बाद क्या करो, बेटा, उसके बाद उसमें फिर नेक्स्ट ईयर क्या कर दो, फ्लावर आ जाएंगे। नेक्स्ट सीजन में या ईयर में मेरे पास फ्लावर आ जाए,
है ना, फ्लावर आ जाए। तो एक तरीके से सेकंड सीजन में लाइफ ये कंप्लीट हो गया। तो सेकंड सीजन में या ईयर में फ्लावर आ गए, रिप्रोडक्शन हो गई। तो व्हाट इज बाइनियल? बाइनियल मतलब दो, बाई क्या होता है? दो। तो व्हाट इज बाइनियल? ये क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे लाइफ साइकिल, कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 ईयर। ये 2 साल में लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। इसे हमने क्या नाम दे दिया? बाइनियल नाम दे दिया। इसको हमने क्या नाम दे दिया? बाइनियल नाम दे दिया, जिसमें वेजिटेटिव फेज 1 साल में, रिप्रोडक्शन दूसरे साल में। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ये भी मोनोकार्पिक होते हैं। दे आर ऑल्सो मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब होगा कि प्रोड्यूस फ्रूट वंस इन अ लाइफ, प्रोड्यूस फ्रूट वंस इन अ लाइफ, और उसके बाद इनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। उसके बाद इनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। मतलब पहले साल ग्रो करेंगे, दूसरे साल फ्रूट बनाएंगे, क्लियर, दूसरे साल फ्रूट बनाएंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। बच्चा पूछ रहा है कि भाई 1 साल में 4, मैं कह रहा हूं 4 महीने का उसका सीजन है, चाहे साल में 10 सीजन होते, उससे कोई मतलब नहीं है। 1 साल में वो एक ही बार मतलब ग्रो करके फ्रूट बना देगा। तो एनुअल और बाइनियल दोनों मोनोकार्पिक हैं। मोनोकार्पिक जो है, मैं मोनोकार्पिक का मतलब होगा लाइफ में एक ही बार फ्रूट बनाना। एनुअल 1 साल में ग्रो करके फ्रूट बना के खत्म हो जाएगा। बाइनियल पहले साल ग्रो करेगा, दूसरे साल फ्रूट बना के वो खत्म हो जाएगा। क्लियर होगी बात? यहां तक समझ आ रही है? बाइनियल के एग्जांपल आपके पास कहां दे रखे थे? बाइनियल के एग्जांपल प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट चैप्टर के लास्ट पेज पे गिवन थे। क्लियर, लास्ट पेज पे गिवन थे एग्जांपल। ठीक है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं रेडिश, है ना, कैबेज लिख लो, रेडिश में लिख के कैरेट लिख लो, चलो कैबेज लिख लो, बीट रूट लिख दो। ये कुछ एग्जांपल है बेटा आपको पीजीआर प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट चैप्टर के लास्ट पेज पे। ठीक है, ये बाइनियल है। ठीक है, क्लियर? अब कोई डाउट है पूछो एनुअल बाइनियल में, डाउट पूछो। एनुअल बाइनियल के डाउट पूछो जल्दी से। एनुअल बाइनियल के डाउट पूछेंगे। बाइनियल क्या होगा? पहले साल में ग्रो करेगा और दूसरे साल में फ्लावर आके मर जाएगा। तो 2 साल में लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई, इसलिए उसे बाइनियल कह रहे हैं। एनुअल जो है मेरे पास एक ही साल में लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, क्लियर? इसके एग्जांपल्स कहां दे रखे थे? लास्ट में। बेटा शुगर केन जो है आपके लिए एनुअल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक, आपने जो वो पढ़ा है व्हीट राइस, ये एनुअल होते हैं। क्लियर? सही है। यहां पर आप लोग गलत करोगे जो मैं आप बता रहा हूं। मुझे लग रहा है यहां तक क्लियर है। एक सीजन चाहे 6 मंथ का हो, फिर अगले साल ग्रो करेंगे। सीजन का मतलब सिंपल ये है कि एक सीजन में ग्रो करा। क्लियर? चलो फिर रिपीट। रोहित तोमर रिपीट लिख रहा है। अच्छा, रिपीट नहीं लिख रहा भाई, डाउट पूछो। रिपीट का क्या मतलब होता है? ठीक है, हाँ सही। चलो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसके बाद देखो हम क्या बात कर रहे हैं? हम पेरिनियल की बात कर रहे हैं। हम पेरिनियल की बात कर रहे हैं बेटा, पेरिनियल की बात कर रहे हैं, है ना। पेरिनियल, पेरिनियल को समझो क्या होगा। पेरिनियल क्या होता है? ध्यान से सुनो। एक 2 से ज्यादा, मोर देन 2 ईयर का उसका वेजिटेटिव फेज है। 2 साल से ज्यादा वेजिटेटिव फेज है ना। उसके बाद क्या होगा? ध्यान सुनिए बेटा, ध्यान सुनो, 1 मिनट मुझे देना। हाँ, 2 साल से ज्यादा उसका वेजिटेटिव फेज है। ठीक है, ये बात मैंने यहां भी लिख दी। ठीक है, क्लियर? उसके बाद क्या करेगा वो? उसके बाद क्या करेगा वो? क्या कर रहा है वो? फ्रूट ला रहा है ना, उसमें क्या हो जाएंगे? फिर क्या होगा बेटा? उसका हो सकता है मतलब फिर उसमें फ्रूट आ जाए, फ्रूट्स आ जाएंगे, मतलब फ्लावर और फ्रूट आ जाएंगे। उसको पेरिनियल कह रहे हैं। अब पेरिनियल मेरे पास 2 तरीके के होते हैं। पेरिनियल जो है वो मेरे पास 2 तरीके के। ध्यान से सुनना बेटा, एक पेरिनियल वो है जो मोनोकार्पिक है। मोनोकार्पिक का मतलब ये हुआ उसकी लाइफ में एक ही बार फ्रूट आएगा। मान लो 20 साल ग्रो किया प्लांट, फिर फ्रूट आके वो मर गया प्लांट, तो उसे कहते हैं मोनोकार्पिक। उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक। तो मोनोकार्पिक का मतलब पेरिनियल मोनोकार्पिक, वंस इन अ लाइफ वो फ्रूट बनाता है। क्या बनाएगा? फ्रूट बनाएगा। इसके 2 एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी देती है। पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है नीलकुरंजी। नीलकुरंजी 2018 में बोर्ड में आया था और वैसे नीट में भी आ रहा था। नीलकुरंजी जो है वो एक प्लांट है जो हमारे पास 12 साल में ग्रो करके फ्लावर करता है। 12 ईयर्स में फ्लावर करता है। इसका मतलब 11 साल ग्रो करता है, 12वें साल में फ्लावर आते हैं, और ये मोनोकार्पिक है। ये कहां मिलता है मुझे? वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट कहां है इंडिया में? जब आप ऐसे इंडिया का मैप ड्रॉ करोगे, यहां पर वेस्टर्न घाट पे है नीलकुरंजी। सेंटर में लगाएगा भाई। आवाज आ रही है मेरी? मैं दिख रहा हूं, आवाज चली गई थी भाई, है ना। अचानक मेरी आवाज आनी बंद हो जाती है, ऐसा होता है। अब सुनो, पहले ध्यान से दोबारा बता रहा हूं, चीज कहां से मिस हुई वहां से सुनो, ध्यान से कहां से मिस हुई मुझे आइडिया। देखो सबसे पहले क्या हुआ? पेरिनियल प्लांट की बात कर रहे हैं ना। अब आ रही होगी आवाज मेरी सबको? हम लोग पेरिनियल प्लांट की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। अब आइए आवाज, अरे आएगी यार, रुक जाओ, तुरंत उसमें तूफान में जाते थे। 2 मिनट रुको, हम लोग आवाज आएगी बेटा तुम्हें ना, जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर से भी आवाज आएगी, है ना। ध्यान दो, मैं जो बताने जा रहा हूं। देखो हम क्या कर रहे हैं? पेरिनियल प्लांट की बात कर रहे हैं। पेरिनियल प्लांट, है ना। पेरिनियल प्लांट क्या होता है? पेरिनियल प्लांट में क्या होता है? ध्यान सुनना। 2 साल से ज्यादा उसका वेजिटेटिव फेज होगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, है ना। उतना उसकी क्या होगी? वेजिटेटिव फेज होगी, है ना। वेजिटेटिव फेज होगी। बस करो भाई, आगे आवाज, अब रुक जाओ, चुपचाप पढ़ो, है ना। देखो 2 साल से ज्यादा उसका वेजिटेटिव फेज होगा, फिर उसमें फ्लावर आएगा। ये 2 तरीके के होते हैं, है ना। मैं दोबारा से बताऊंगा, मेरा मन कर रहा है एक बार फिर बताने का। ये 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको एक बार ध्यान से देखेंगे फिर से। ठीक है, क्लियर? ध्यान से देखेंगे, 2 तरीके के होते हैं, एक बार देख लो जरा, बस अब शांत हो जाओ। आगे आवाज, जरा पेरिनियल को एक बार फिर से बताने का मन कर रहा है। देखो क्या पेरिनियल, ध्यान से देखना बेटा। पेरिनियल में क्या है हमारे पास, इसी को समझना ध्यान से। पेरिनियल हमारे पास कैसा होता है? जिसमें 2 साल से ज्यादा उसमें क्या होगा? मोर देन, आप शांति से सुनो सिर्फ, मोर देन 2 ईयर का क्या है? वेजिटेटिव फेज है। 2 साल से ज्यादा उसका क्या है? वेजिटेटिव फेज है। फिर उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं, फिर उसमें क्या आ जाएंगे? फ्लावर्स, है ना। फ्लावर्स आ जाएंगे और फिर फ्रूट आ जाएगा 2 साल के बाद। अब ये पेरिनियल 2 टाइप के होते हैं, मैं यहां पर बता रहा हूं। 2 टाइप के पेरिनियल हैं, 2 टाइप ऑफ पेरिनियल हमें मिलते हैं। पेरिनियल 2 टाइप के मिलते हैं। एक मिलता है मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक, बहुत ध्यान से सुनना है। मोनोकार्पिक क्या होता है? मैं रिपीट करूंगा, पेरिनियल मेरा मन कर रहा है, ध्यान सुनो। मोनोकार्पिक क्या होता है समझना ध्यान से। मान लो एक प्लांट है, 3-4 साल ग्रो किया, उसमें फ्रूट आया और फिर वो मर गया, मतलब उसकी लाइफ में क्लियरली एक बार फ्रूट आएगा, उसके बाद फ्रूट नहीं आएगा। तो मोनोकार्पिक वो प्लांट है, ध्यान सुनेंगे, मोनोकार्पिक वो प्लांट है जिसमें वंस
इन अ लाइफ टाइम फ्रूट आया, फ्रूट आया, है ना। और दूसरा इसमें क्लियर हमारे पास वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज होता है। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज एकदम अलग अलग होता है, एकदम अलग अलग पता चलता है। क्योंकि कैसे होगा, सीड है, सीड ने ग्रो किया, प्लांट आया, प्लांट मान लो 6 साल ग्रो किया, उसके बाद उसमें फ्लावर आया, फ्रूट आया, और फिर उसकी डेथ हो गई। तो यहां पर क्लियर है ना वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज, क्लियर। इसके जो हमारे पास क्या है, इसके जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ध्यान से सुनेंगे, इसके जो एग्जांपल्स हमारे पास हैं, है ना। ऑडियो आ तो रही है यार, ठीक है। इसके जो एग्जांपल्स हैं एक बार देखो ध्यान से बेटा। मोर देन 2 ईयर हमारे पास वेजिटेटिव फेज है, फ्लावर्स एंड फ्रूट है, दो टाइप के होते हैं ये। एक होता है मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक का मतलब एक बार में मर जाएगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इसके क्या एग्जांपल है। इसके 2 एग्जांपल है। एक आपने याद करना है नीलकुरिंजी, इसके बारे में बता रहा हूं, और दूसरा आपने याद करना है बैम्बू। तो नीलकुरिंजी और बैम्बू जो है ये मोनोकार्पिक है, लाइफ में एक ही बार फ्रूट बनाते हैं और मर जाते हैं। और यहां पर एक और आ सकता है पॉलीकार्पिक, एक और आ सकता है पॉलीकार्पिक। जैसे अगर मैं आपको कहूं नीम, मैंगो 4-5 साल ग्रो करे, ट्री बड़ा हो गया, फ्रूट आया, फिर ग्रो किया, फिर फ्रूट आया, क्लियर। तो ये चीज हो गई हमारे पास, सही है, क्लियर। हाँ, तो हम यहां पर इसे क्या बोल रहे हैं, पॉलीकार्पिक बोल रहे हैं। तो पॉलीकार्पिक क्या है बेटा, ध्यान से सुनो। पॉलीकार्पिक क्या है, इसमें क्या होगा हमारे पास, मोर देन वन टाइम फ्रूट बनेंगे, एक से ज्यादा बार फ्रूट बनेंगे। एग्जांपल जो मैक्सिमम ट्री हैं आपके, मैक्सिमम ट्रीज जो हैं वो सारे पॉलीकार्पिक होते हैं, जैसे कि मैंगो, नीम, क्लियर। ये चीज समझो, मैंगो, नीम, ये सारे, ठीक है। मैं एक चीज और बताऊंगा, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर डाउट पूछोगे आप। देखो मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा, देखो मेरे पास जो पेरिनियल मोनोकार्पिक है, पेरिनियल मोनोकार्पिक है, मतलब 1 साल से ज्यादा ग्रो करता है पर एक ही बार फ्रूट बनाता है, उसमें एक एग्जांपल है नीलकुरिंजी। तो नीलकुरिंजी क्या होता है, कितने साल तक ग्रो किया, सुनना ध्यान से। नीलकुरिंजी कहां मिलता है, इंडिया के वेस्टर्न घाट पे, है ना। ये वाला घाट इसे वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो कहां मिलता है, मुझे वेस्टर्न घाट पे मिल रहा है। पहली बात ये, फ्लावर करता है सितंबर अक्टूबर में, फ्लावर करता है, ठीक है। सितंबर और अक्टूबर में क्या करता है, फ्लावर करता है। दूसरा हम ये कह रहे हैं बेटा, दूसरा हम ये कह रहे हैं, पहला हमने लिखा कि वेस्टर्न घाट पे मिलता है, दूसरा हमने लिखा सितंबर अक्टूबर में फ्लावर करता है। तीसरा हम क्या लिखेंगे बेटा, तीसरा हम यहां पर ये लिखेंगे, इस चीज को समझो ध्यान से। थर्ड हम यहां पर ये लिखेंगे, सितंबर अक्टूबर में फ्लावर करेगा। तीसरा इसमें ब्लू कलर के फ्लावर आएंगे, और ये बेटा फ्लावर करता है हमारे पास वंस इन अ 12 ईयर, 12 साल में एक बार फ्लावर करता है। तो कुछ ऐसा होगा हमारे पास 12 ईयर में फ्लावर करेगा, कुछ ऐसा होगा कि ये 2006 में फ्लावर किया था लास्ट, उसके बाद 2018 में किया होगा, उसके बाद 12 ईयर के बाद फ्लावर करेगा, अगला तो 2030 आएगा तब फ्लावर करेंगे, ठीक है। क्लियर है, यहां पे समझना ध्यान से, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम याद करना है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये नाम याद करना है। इसका साइंटिफिक नाम है भाई नीलकुरिंजी का। तो नीलकुरिंजी के 2006 में जो सीड बने वो गिर गए, ठीक है। फिर वो प्लांट बनेंगे, 12 साल बाद फ्लावर आएगा और प्लांट बन जाएगा, मोनोकार्पिक है। ऐसा ही मेरे पास सेकंड एग्जांपल है बैम्बू, सेकंड एग्जांपल है बैम्बू। बैम्बू मेरे पास 50 to 100 ईयर्स में फ्लावर करता है। एनसीईआरटी पूछते हैं फिर इसके सीड कैसे बनेंगे, बहुत लेट बनते हैं, इसलिए बैम्बू को वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं। जिन प्लांट्स में सीड फॉर्मेशन स्लो होती है उनको वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करना पड़ता है, मतलब उनकी दूसरे टाइप की रिप्रोडक्शन करते हैं। गुड मॉर्निंग लिख रहे हो तुम लोग, बताओ कुछ, एक तो महान बच्चे एकदम से, है ना, ठीक है। तो एग्जांपल हमारे पास क्या आ गया, बैम्बू। तो बैम्बू भी क्या है हमारे पास, मोनोकार्पिक है ना, मोनोकार्पिक है, क्लियर है, मोनोकार्पिक है। अब मैं आपको एक चीज लाइन बताता हूं, सुनो देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला। एनसीईआरटी ने कहा है कि पेरिनियल मोनोकार्पिक में क्लियर कट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज होता है, क्लियर कट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज होता है। लेकिन जो पेरिनियल पॉलीकार्पिक है, पेरिनियल पॉलीकार्पिक है, उसमें क्लियर कट नहीं है। उसमें क्या है बेटा, पेरिनियल पॉलीकार्पिक में देखो कैसे होगा, ध्यान से सुनो। ये सीड है, सीड के बाद प्लांट बन गया, प्लांट में फ्रूट आ गया, फ्लावर आ गए, ठीक है, फ्रूट आ गया, फ्लावर आ गया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रूट और फ्लावर हमारे पास आ गए, ठीक है। ये हमारे पास सीड है, ये हमारे पास प्लांट है, यहां पे मेरे पास फ्रूट और फ्लावर आ गए, फिर दोबारा से ग्रोथ हुई, फिर दोबारा से फ्रूट और फ्लावर आ गए, फिर दोबारा से थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई, ये चलता ही रहता है। तो इसमें क्लियर नहीं है, क्लियर कट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज एब्सेंट है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज एब्सेंट है। अब मैं लिखने जा रहा हूं यहां से, कौन से क्वेश्चन आएंगे आप ध्यान से सुन लेना। जो क्वेश्चन आएंगे इसमें देखो, इसमें नीट में 2 तरह का क्वेश्चन आता है, दोनों लिख रहा हूं, अगर आपको समझ आ जाएगा तो फटाफट से बताना आंसर। देखो क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन ये है बेटा हमारे पास, ध्यान से देखना क्वेश्चन, देखो एक बार फटाफट से क्वेश्चन क्या आ सकता है। देखो क्वेश्चन ये आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव क्लियर डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब अंतर, इन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज में हमारे पास क्लियर अंतर नहीं है। पहला मैंने लिखा है एनुअल, दूसरा मैंने लिखा है बाइनियल, तीसरा मैंने लिख दिया पेरिनियल। पेरिनियल में मैंने मोनोकार्पिक लिख दिया, और जो मैंने फोर्थ लिखा है डी लिखा है मैंने पेरिनियल पॉलीकार्पिक, पेरिनियल पॉलीकार्पिक। बताओ जरा क्या आएगा आंसर, डी लिखा है मैंने पेरिनियल पॉलीकार्पिक, क्लियर। आपसे डायरेक्टली पूछा यहां पर, इधर देख लो बेटा, ध्यान से समझो। पेरिनियल पॉलीकार्पिक आपको बोला गया कि किसमें हमारे पास बिल्कुल ध्यान से समझो, किसमें क्लियर कट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज नहीं है, क्लियर। इस क्वेश्चन को और कैसे दे सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे सकता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में यहां वीट लिख दे, दूसरे ऑप्शन में वो यहां कैबेज लिख दे, तीसरे ऑप्शन में पेरिनियल मोनोकार्पिक में नीलकुरिंजी लिख दे, और आपको यहां पर क्या लिख दे, यहां पर फोर्थ में आपके पास नीम लिख दे। तो आंसर इसलिए क्या आ जाएगा, यहां पर फोर्थ डी आएगा फिर से। तो इस तरीके से भी जाएगा बेटा, क्वेश्चन ऐसे जाएगा, आप समझना ध्यान से। पेरिनियल मोनोकार्पिक में क्लियर कट होता है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें नहीं होगा, क्लियर है। क्वेश्चन बनाने का तरीका देखो कैसा होगा, वीट एनुअल है, बाइनियल कैबेज है, नीलकुरिंजी पेरिनियल मोनोकार्पिक है, या तो बैम्बू भी लिख देगा तो चल जाएगा। यहां पे कुछ भी लिख दो, नीम लिख दो, मैंगो लिख दो, बरगद लिख दो, बैनियन, कुछ भी लिख दो, कर लोगे, ठीक है ना, ठीक है। ओके लिखो, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे, जल्दी से करो। यहां तक आ गया, रिपीट नहीं लिखना, पाप लगेगा, जल्दी जल्दी करो, जल्दी बता दो। ओके लिखो, आगे चलेंगे, ठीक है, बहुत सही है ना, ठीक है। चलो ठीक है, ओके आ गया, मतलब चलो चलें आगे।
तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं फटाफट से। हम लोग एनिमल्स को लेकर बात करेंगे। अब हम लोग एनिमल्स को लेकर बात करेंगे। बेटा एनिमल्स में भी हम क्या करते हैं, दो तरह के ब्रीडर की बात करते हैं। बेटा एनिमल्स में भी क्या होता है, सेम चीज होती है। तो हमारे पास टू टाइप ऑफ एनिमल्स मुझे दिखते हैं। किस बात को लेकर, रिप्रोडक्टिव फेज को लेकर। दो टाइप के एनिमल्स दिखते हैं, टू टाइप ऑफ एनिमल्स दिखते हैं मुझे। मैं लिख रहा हूं बेटा, टू टाइप ऑफ एनिमल्स दिखते हैं मुझे रिप्रोडक्शन को लेकर, है ना। दो तरह के एनिमल्स दिखते हैं कि कैसे रिप्रोडक्शन हो रही है। उसमें एक होता है मेरे पास कंटीन्यूअस ब्रीडर, पहले देख लो फिर तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल करेंगे कि क्या है। एक होता है हमारे पास कंटीन्यूअस ब्रीडर और एक होता है मेरे पास सीजनल ब्रीडर। इनके बारे में आज बात करनी है मैंने पहले, ठीक है। सीजनल ब्रीडर, कंटीन्यूअस ब्रीडर का मतलब ये है कि अब अपनी जो कमेंट्स हैं उनको रोक लो और ध्यान से सुनो, है ना। कंटीन्यूअस ब्रीडर का मतलब ये है कि विच कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट लाइफ, सॉरी थ्रू आउट ईयर, पूरे साल में वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसे कंटीन्यूअस ब्रीडर कह रहे हैं। बेटा क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आया आपको, आप टॉपिक समझो पहले। ब्रीडर वो जो मैंने आपको बताया, मोनोकार्पिक मतलब लाइफ में एक बार, है ना। कंटीन्यूअस ब्रीडर और सीजनल ब्रीडर की पहले बात समझो। सीजनल ब्रीडर और कंटीन्यूअस ब्रीडर क्या होता है, तो पूरी लाइफ भर ब्रीड कर सकते हैं। यहां पर मैंने एग्जांपल भी बताना आपको, पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सीजनल ब्रीडर, व्हाई एनी ब्रीडर इज सीजनल, व्हाई एनी ब्रीडर इज सीजनल। मैं चाह रहा हूं कि आप इस पे कुछ सोचो और मुझे बताओ कि कोई ब्रीडर सीजनल क्यों होता है, ठीक है। बर्थडे मत लिखो, कुछ नहीं है। व्हाई ब्रीडर इज सीजनल, कृष्णा कोई बर्थडे नहीं बेटा ना, ठीक है। बताओ जल्दी, व्हाई एनी ब्रीडर इज सीजनल। मुझे लगा आप बताओगे मुझे, जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखो आपने तो स्ट्रेस साइकिल पता नहीं क्या क्या लिखा है, कोई फेवरेबल, ध्यान सुनो, एक ही चीज आ गई तुम्हें बस लास्ट लेक्चर से, फेवरेबल समझ आ गया। कुछ बच्चों को सब में वही आंसर लगा देते हैं, है ना, सही है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उन्हें ऑल ऑफ द अबव ही आता है, किसी भी क्वेश्चन में आंख बंद करके ऑल ऑफ द अबव लगा दो, बाकी तो चल जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 मिनट चैट रोको, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, हां ध्यान से सुनो, क्लियर, हां ध्यान से सुनो, बस 2 मिनट रुक के देखो मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान सुनो। व्हाई एनी ब्रीडर इज सीजनल, हम क्या रीजन देते हैं, सुनना ध्यान से। होता क्या है बेटा, मेन रीजन हम ये देते हैं कि जब प्रोजेनी का बर्थ हो, व्हेन बर्थ ऑफ प्रोजेनी हो या किसी बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग हो, तो उस केस में मुझे क्या चाहिए, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कंडीशंस मेरे पास ऐसी होनी चाहिए जो फेवरेबल हो। चलो फेवरेबल आई गया तुम्हारे लिए, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि जब कोई बच्चे का बर्थ हो, बाहर टेंपरेचर एक्सट्रीम ना हो। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, बेस्ट एग्जांपल है चिड़िया, बर्ड, जो बर्ड घोंसले बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या वो नेस्ट में सोते हैं, तो हम कहेंगे नहीं। वो नेस्ट कब बनाते हैं, जब उनको एग ले करना होता है। तो आप ये देखोगे कि मार्च के आसपास जब विंटर खत्म हो रही होती है, तब वो तिनका मतलब वो फाइबर वगैरह इकट्ठा करके नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट बनाने का मेन पर्पस ये है कि उसमें एग ले करेंगे, तो मार्च के आसपास वो एग ले करना चाहते हैं क्योंकि कंडीशन फेवरेबल है। अगर वो दिसंबर में एग ले करेंगे तो सारे बच्चे मर जाएंगे उनके। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सीजनल ब्रीडर क्यों है, बिकॉज़ दिस इंक्रीज चांसेस ऑफ सर्वाइवल, दिस इंक्रीज चांसेस ऑफ सर्वाइवल। सोच लो बेटा, सोच लो। तो हम ये समझ रहे हैं इस बात को, इस चीज को समझ पा रहे हैं कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, सीजनल ब्रीडर। मतलब हम ये समझें कि मान लो अगर किसी का बच्चा दिसंबर में पैदा हुआ तो मर जाएगा ना उसका बर्ड का, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा होती है उस वक्त। हाँ, लेकिन जो मैमल है, ह्यूमन है, वो कंटीन्यूअस ब्रीडर है। एग्जांपल आ गया प्राइमेट, बंदर की फैमिली। तो जो बंदर की फैमिली है वो कंटीन्यूअस ब्रीडर है। रीजन ये है कि उसमें पेरेंटल केयर मैक्सिमम है। बच्चे को बचाने के लिए केयर जो की जाती है वो सबसे ज्यादा बंदर की फैमिली में है। क्लियर, आप देखो जरा खुद से देखो ना कि ह्यूमन में कितनी ज्यादा पेरेंटल केयर है ना। कोर्स दे दिया आपको खरीद के, चलो पढ़ो, और उसमें लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे बताओ, है ना, महामूर्ख से कुछ देखो बेटा। तो हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा प्राइमेट्स। उसके अलावा एनसीईआरटी ने एक बात बोली है, एनसीईआरटी ने बोला कि जो बर्ड है वो सीजनल ब्रीडर है, किसी पर्टिकुलर सीजन में क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे। समझो ध्यान से, सीजनल ब्रीडर है। लेकिन जो बर्ड्स पोल्ट्री वाले होते हैं, जिन्हें हम लेयर्स कहते हैं, लेयर्स LAYERS, लेयर्स, जिनको अंडे के लिए, एग के लिए ग्रो करते हैं, वो हमारे पास कंटीन्यूअस ब्रीडर होते हैं। तो एनसीईआरटी ने कहा है बर्ड इन कैपिटिविटी, ऐसा बर्ड जो किसमें है, क्लोज कंडीशन में है, वो मेरे पास कंटीन्यूअस ब्रीडर होगा। वो मेरे पास क्या होगा, कंटीन्यूअस ब्रीडर होगा। यहां तक समझ में आ रही है, बोलो बेटा, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है यहां तक समझ में आ गई, क्लियर। हां, तो यहां तक समझ में आ गई, वो कंटीन्यूअस ब्रीडर होगा। तो बर्ड इन कैपिटिविटी मतलब क्लोज एनवायरमेंट। हम बात कर रहे हैं पोल्ट्री बर्ड की। पोल्ट्री बर्ड का मतलब होता है बेटा वो बर्ड जो एग ले करेगी, पोल्ट्री बर्ड। तो जो पोल्ट्री बर्ड है वो हमारे पास कंटीन्यूअस ब्रीडर होगा। बाकी सारे हमारे पास क्या होंगे, सीजन। डॉग्स वगैरह भी इसमें आएंगे बेटा, डॉग्स भी इसमें आएंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक क्लासिफिकेशन आपको शानदार से बता रहा हूं, ध्यान से देखना इसको, बहुत ध्यान से, क्लियर है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना ना। तो हम लोग बस अब इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो बर्ड्स इन कैपिटिविटी, है ना, ये इसमें आएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से, एनसीईआरटी है ना भाई, रूल बताया था क्लास का, एनसीईआरटी होनी चाहिए। नोट्स साथ लिखो या फिर एनसीईआरटी देखते हुए चलो, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं सारा एनसीईआरटी में है कि नहीं, प्रॉपर्ली रीड करते हुए चलो, ठीक है, क्लियर। ये जो लिख रहे हैं ना सर, बस बेटा फिर 3 साल में इसलिए पंचवर्षीय योजना हो जाएगी सिलेबस की, है ना। ये मत लिखना दोबारा से, सर बस करो, कुछ ऐसे है पुराने पापी बच्चे। इधर ध्यान दो सारे, पढ़ो ध्यान से बेटा। देखो अब अगली बात करेंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर। हाँ चलो ध्यान से देखो बेटा, अब हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, आपको कुछ चीजें बताएंगे और उनको समझना मैं कैसे आपको मूव करा रहा हूँ चीजें। देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने इस तरीके से हेडिंग डाल दी एनिमल, आपके लिए हेडिंग डाल दी एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स ऐसे करके हेडिंग डाल दी, चलो एनिमल्स करके ऐसे हेडिंग डाल दी। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, एनिमल्स को मैं 2 ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ। एक मैं लिख देता हूँ नॉन मैमल, जो मैमल नहीं है, जो क्या है, मैमल नहीं, नॉन मैमल, जो मैमल नहीं। अगर कोई मैमल नहीं है तो बहुत हाई चांसेस है कि वो कौन सा ब्रीडर होगा भाई, वो सीजनल ब्रीडर होगा। मैं आपको एक चीज एग्जांपल से बताता हूं बेटा। आपसे अगर मैं पूछूं कि मुझे ये बताओ कि जो कोस्ट में ध्यान से सुनो बेटा, क्लियर, हां ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, कोस्टल एरिया में जो मछुआरे रहते हैं, फिशरमैन रहते हैं, जब वो मछली पकड़ने जाते हैं, क्या वो रैंडमली जाते हैं, कहीं भी पकड़ लेंगे, या वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं? वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं जहां ब्रीडिंग ग्राउंड होता है फिश का। आप हमेशा याद रखो, फिश एक सीजनल ब्रीडर है। वो सारी फिश अपने एग, स्पर्म और एग रिलीज करने के लिए किसी एरिया में इकट्ठा होते हैं, उस जगह को कहते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड। तो फिश जो है हमारे पास वहां प्रेजेंट होती है, तो फिश भी हमारे पास सीजनल ब्रीडर है। तो हमने लिखा नॉन मैमल सीजनल ब्रीडर, फिर मैंने यहां पर लिखा मैमल। यहां पर मैंने क्या लिखा, मैमल। अब मैमल भी तो 2 तरीके के, यहां पे देखो बर्ड्स भी आ जाएंगे ना, यहां बर्ड्स आ जाएंगे, और कौन सी फिश आ जाएगी, बोनी फिश जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, सीजनल ब्रीडर, ठीक है। मैमल्स आ गए। मैमल्स को 2 तरीके से डिवाइड कर लो, एक कर लो प्राइमेट्स,
एक लिख लो, मैमल्स में लिख लो बेटा एक नॉन प्लेसेंटल। भाई नॉन प्लेसेंटल वाले कोई होते हैं क्या? एग लेइंग वाले हो सकते हैं, तो ये भी सीजनल है। ये भी क्या है? सीजनल। ये बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन बनाई आपके लिए। दूसरा मेरे पास आगे प्लेसेंटल, जिसमें प्लेसेंटा होता है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लो, इसको भी क्या करो, दो पार्ट में डिवाइड कर लो प्लेसेंटल को, ठीक है, प्लेसेंटल को। तो मैमल को मैंने नॉन प्लेसेंटल और प्लेसेंटल दो पार्ट में आपको डिवाइड करके दिखा दिया, ठीक है, क्लियर? ध्यान देना बेटा। अब प्लेसेंटल के बाद मैंने इसको क्या किया, इसको लिख दिया जिसमें ईस्ट्रस साइकिल है, ईस्ट्रस, और जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब ध्यान से सुनना, ईस्ट्रस साइकिल वाले हमारे पास ये डॉग हो सकता है, काऊ वगैरह हो सकता है, बट इज ईस्ट्रस साइकिल। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एनसीईआरटी में आप एक लाइन पढ़ना, एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ना, आप ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में आप एक लाइन पढ़ना जिसमें ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या होता है, तीन जगह बदलाव होते हैं ऑर्गेनिज्म में। पहला ओवरी में, दूसरा उसके यूटिरस में, एंडोमेट्रियम में, तीसरा हार्मोन्स में। रिपीट कर रहा हूं, पहला एंडोमेट्रियम में, दूसरा उसकी ओवरी में, तीसरा हार्मोन में। तो जो ईस्ट्रस साइकिल होती है उसमें क्या होता है, उसकी जो एंडोमेट्रियम कहां होती है, यूटिरस में, उस यूटिरस की जो लाइनिंग है वो टूटकर फिर से एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर से क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ईस्ट्रस साइकिल में क्या होगा, एंडोमेट्रियम टूटती है, एंडोमेट्रियम टूटेगी और एब्जॉर्ब हो जाएगी, एंड एब्जॉर्ब अगेन, दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाती है, डिस्कार्ड नहीं होती, नॉट डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड जैसे ह्यूमन में वो डिस्कार्ड होती है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बंदर की फैमिली में होती है, प्राइमेट्स में, ठीक है। और इसमें क्या होती है, एंडोमेट्रियम टूट के डिस्कार्ड होती है, डिस्कार्ड होती है हमारे पास कब में, मंथ के टाइम में। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर है, ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस ब्रीडर है बेटा। और ये हमारे पास सीजनल है, ये आपको समझना है। आपको ये समझना है बेटा, हमारे पास क्या होता है कि ईस्ट्रस साइकिल वाले सीजनल है, मेंस्ट्रुअल वाले कंटिन्यूअस है। मेंस्ट्रुअल होती है किसमें, प्राइमेट्स में, है ना, क्लियर? फिर रिपीट, हर्ष सुनो ध्यान से, पहले एंडोमेट्रियम क्या होती है, एंडोमेट्रियम क्या होती है, मैंने क्या बताया, फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं बेटा ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये ओवरी है, तो एक तो ओवरी में बदलाव होता है, फिर इसे यूटिरस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, यूटिरस। तो यूटिरस में जो अंदर वाली लेयर होती है इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो हर मंथ में टूटती है, यूटिरस है ये। तो यूटिरस में ये लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये लेयर हर मंथ में टूट जाती है, क्लियर? तो जो ये वाले हैं भाई, ये वाले ईस्ट्रस साइकिल वाले, ठीक है, इस डिस्कार्ड का मतलब टूट के अलग होना। ईस्ट्रस साइकिल वालों में वो क्या हो जाएगी, टूटने के बाद बॉडी में वापसी एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन इस वाले में क्या होगी, वो क्या होगी बेटा, वो दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले में वो रिलीज होती है ना, जिसे मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं ह्यूमन में। हमारे पास प्राइमेट मतलब बंदर की फैमिली, प्राइमेट एक ऑर्डर है। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में जाओ, वहां पे लिखा हुआ है ह्यूमन के लिए क्या लिखा हुआ है, देखना ध्यान से बेटा। हमारे पास क्लास मैमलिया है और जो ऑर्डर है वो प्राइमेट्स है, ठीक है, क्लियर? फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर कहानी देखो सारी। हम एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, नॉन मैमल, मैमल, नॉन मैमल सीजनल ब्रीडर, बर्ड ले लो, फिश ले लो। मैमल दो तरीके से हो सकते हैं, नॉन प्लेसेंटल, प्लेसेंटल। प्लेसेंटल में ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले। ईस्ट्रस साइकिल वाले वो होते हैं जिनकी एंडोमेट्रियम टूट के डिस्कार्ड नहीं होती, उनका बॉडी टेंपरेचर रिप्रोडक्शन के समय में बढ़ा हुआ रहता है। ये वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम समझो बेटा, एंडोमेट्रियम यूटिरस की लाइन है, ये देखो एंडोमेट्रियम मेरे पास यूटिरस की लाइन है। ये एक यूटिरस होता है जिसे वूम्ब कहते हैं, जहां पर जो बच्चा होता है बर्थ के समय प्रेजेंट होता है, यहीं पर लगेगा वो। तो ये लाइनिंग टूट जाती है हर मंथ में, उसे एंडोमेट्रियम का डिस्कार्ड होना कहते हैं, टूट के रिलीज होना कहते हैं, क्लियर है? और यहां पर एंडोमेट्रियम रिलीज नहीं होती, बॉडी टेंपरेचर का भी फर्क आता है। प्लेसेंटा बेटा, प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जिसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, क्लियर है? थोड़ा थोड़ा बता दो यार, आगे समझ, आगे चलते हैं। मतलब इतना एक बार एनसीईआरटी भी देखो बेटा। एंडोमेट्रियम क्या होता है, जब चाइल्ड लगता है ना यहाँ पर, असल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो की यहाँ पर इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन मतलब लगता है, ठीक है? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्राइमेट बंदर की फैमिली को कहते हैं बेटा, बंदर, मंकी, गोरिल्ला। लिविंग वर्ल्ड में जाओ ना एक बार, देखो यार 11th की भी लेके बैठ जाया करो, ऐसा थोड़ी है कि मैं मतलब तुम्हें मना कर रहा हूं। दो एनसीईआरटी लेके बैठो कल से, 11th की भी ले लो, ठीक है? हाँ ठीक, चलो मुझे लग रहा है कुछ आ रहा है, समझना। हाँ कुछ चमक रहा है, बोला उसने, चमका, है ना? चमक जाना चाहिए नहीं बेटा, तुम्हारे को एग्जामिनर चमका देगा अगर सही से नहीं चमका ना। ये सारी चीजें एक एक लाइन पढ़ो, ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है, मैं नोट में लिख रहा हूं, यहाँ पर नोट में लिख रहा हूं, अगर तुम्हें सही से नहीं चमका तो एग्जामिनर चमकाएगा तुम्हें। हाँ ध्यान से सुनना बेटा, क्लियर? नोट में लिख रहा हूं, नोट में देखो क्या लिख रहा हूं, नोट में लिख रहा हूं कि इन मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे पास चेंज होता है, चेंज अकर इन ओवरी, हाँ, एंडोमेट्रियम और हार्मोन। और किसमें होता है, हार्मोन में। इन तीनों में चेंज होता है, इन तीनों में क्या होता है, चेंज होता है। हाँ प्लेसेंटा बेटा आप सिंपल समझो ना, प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर होता है जिससे, मतलब देखो प्लेसेंटा सब में होता नहीं है, सारे ऑर्गेनिज्म में प्लेसेंटा नहीं होता, मैमल्स में खासकर, तो जिनमें नहीं होता तो उनको नॉन प्लेसेंटल कहते हैं। कार्टिलेजिनस फिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए लिखा मैंने बोनी फिश लिखा, ठीक है? चलेंगे भाई आगे, आगे चलेंगे, चलो ठीक है, हाँ सही, आगे चलो बेटा। अब आ जाओ रिप्रोडक्शन की डिटेल पे आ जाओ, है ना? रिप्रोडक्शन की डिटेल पे बात कर लेते हैं। हम लोगों ने फेजेस वगैरह पढ़ लिए, तो रिप्रोडक्शन की डिटेल पे बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की डिटेल देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन की डिटेल पढ़ रहे हैं भैया, ठीक है? देखो डिटेल क्या पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से देखना। रिप्रोडक्शन की जब हम डिटेल की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, इसको देखना एक बार। देखो हम क्या करेंगे बेटा, फिर उस लाइन को रिपीट करूंगा जो मैंने आपको बोली थी। मैंने बोला था कि रिप्रोडक्शन एक्चुअल में क्या होता है, कॉमन दिखता है मुझे बहुत सारे फेजेस। तो जब मैं रिप्रोडक्शन को देखता हूं तो मेरे पास कुछ कॉमन पैटर्न है, सम कॉमन पैटर्न, है ना? सम कॉमन पैटर्न, ठीक है? क्लियर बेटा? एक चीज मैं क्लियर बताऊं, ध्यान सुनो। आपको क्या आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है वो आना चाहिए, क्योंकि जब ये आएगा तभी पिछला आएगा। क्या आता था ये तो इंपॉर्टेंट रह नहीं गया, अब क्या आएगा ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो चीजें, ठीक है? क्लियर? हाँ ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं बेटा। सम कॉमन पैटर्न दिखता है मुझे, है ना? कौन सा कॉमन पैटर्न दिखता है, देखो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, हम ये लिख रहे हैं कि इन ऑल ऑर्गेनिज्म सम कॉमन पैटर्न दिखेगा। और वो कॉमन पैटर्न क्या है दिखता है बेटा, कॉमन पैटर्न ये दिखता है कि रिप्रोडक्टिव फेज में हमारे पास, रिप्रोडक्टिव फेज में, है ना, पैटर्न दिखता है कि रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज में मुझे एक चीज दिखती है जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन समझ में आता है भाई? फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट दिखता है, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है? रिप्रोडक्टिव फेज में फर्टिलाइजेशन विजिबल होती है। तो हम ये देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद हम टोटल तीन फेज में डिवाइड कर देते हैं, है ना? तीन फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, क्लियर बेटा? साथ के साथ पढ़ो, सारे आप भूलेंगे धीरे धीरे ना, काफी सारे बेसिक्स भी बताएंगे आपको, है ना? क्लियर? हाँ तो ध्यान से, बोनी फिश बेटा, बोनी फिश मतलब जिसका एंडोस्केलेटन बोन का होता है, क्लियर? बोनी फिश वो फिश होती है जिसे तुम खाते हो, कार्टिलेजिनस फिश होती है शार्क जो तुम्हें खा सकती है, इतनी बात याद रखना, ठीक है? क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन हमारे पास विजिबल होता है, तो हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं।
रिप्रोडक्टिव फेज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लियर, सही है। रिप्रोडक्टिव फेज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हम लिखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पहले इस पे ध्यान दो बेटा, अब कमेंट के लिए रुक जाओ और इस पे ध्यान दो। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है, पहला लिखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक, क्लियर, हां, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। दूसरा फर्टिलाइजेशन, दूसरा क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन। और तीसरा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। मैं रिप्रोडक्टिव फेज को इसमें डिवाइड कर रहा हूं। अब मैं इनकी डिटेल बताऊंगा आपको, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, क्लियर, सही, स्टार्ट करेंगे। नॉन प्लेसेंटल का एग्जांपल प्लैटिपस है। प्लैटिपस मतलब जिसमें हम जो एग लेइंग मैमल होता है। ठीक है, क्लियर, हां, ठीक है बेटा। क्लास के नोट्स आपको क्लासरूम कंटेंट में मिलेंगे लास्ट में जाके, और लेक्चर डाउनलोड करके दोबारा देखने का मन हो तो दोबारा आप देख सकते हो, पर कोशिश करो एक ही बार में समझ जाया करो, है ना। 2 बार में क्या समझोगे, एक बार में समझा करो। ठीक है, क्लियर, हां, सही है। अब देखो ध्यान से बेटा, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का मतलब रेडी टू रिप्रोड्यूस। चलो हैंड रिटन लास्ट क्लास में दूंगा, लास्ट क्लास में। ठीक है, हां, क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस की हम बात कर रहे हैं। देखो हमने 4 इसको डिवाइड किया फेजेस में, है ना। किसमें डिवाइड किया? हमने फेजेस में डिवाइड किया। तो सबसे पहला फेज जो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन फेजेस की। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या चेंजेस होते हैं, है ना। प्री फर्टिलाइजेशन फेजेस जो है यार, एक मिनट देखो, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले बदलाव, उन्हें कह रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात कर रहे हैं। ठीक, क्लियर, ध्यान से देखो जरा एक बार। ठीक, क्लियर, चलो देखो मैं क्या कह रहा हूं। देखो हम क्या करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात कर रहे हैं। देखो प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब, इसमें हम 2 मेन पॉइंट पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कहती है, देखो 2 मेन पॉइंट पढ़ने हैं आपने इसमें। एक पढ़ना है आपने गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट कैसे बनता है, और दूसरा आपने डिस्कस करना है इसमें हमारे पास गैमीट ट्रांसफर, गैमीट कैसे बनेगा और गैमीट का ट्रांसफर की बात करनी है। 2 तरीके की बात करनी है, एक गैमीट कैसे बनेगा और गैमीट का ट्रांसफर, है ना, क्लियर, हां, गैमीट का ट्रांसफर कैसे होगा। ठीक है, चैटिंग ज्यादा मत किया करो यार, मतलब मजा नहीं आता है ना, बहुत बोलोगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा, सारे तुम ही बोल लो। ठीक है, क्लियर, जब पूछो तभी बात करो। ठीक है, चलो आओ, तो गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट ट्रांसफर, यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। देखो मैं कैसे कैसे क्या बताऊंगा। एक मैं आपको बताऊंगा सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब मैं आपको इसमें बताने वाला हूं यूनिसेक्सुअल कौन से ऑर्गेनिज्म है और कौन से आपको बाइसेक्सुअल है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन से पहले आपको ये भी समझना है। दूसरा आपको ये समझना है कि हमारे पास टाइप ऑफ गैमेट कैसे होते हैं, मतलब गैमेट फॉर्मेशन में ये सारी चीजें पढ़ोगे। तीसरा आप पढ़ोगे डिवीजन फॉर गैमेट फॉर्मेशन, कौन सी डिवीजन होती है गैमेट बनाने के लिए। तो ये तीनों चीजें आप किससे रिलेट करके पढ़ोगे? गैमेट फॉर्मेशन से लेकर पढ़ोगे। ये तीनों चीजें गैमेट फॉर्मेशन से लेकर पढ़ोगे। सेक्सुअलिटी का मतलब वेदर ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, क्लियर। अभिजीत प्रजापति, अभिषेक प्रजापति, बेटा तुम्हारी अभी सुबह नहीं हुई है ना। ठीक है, उठ जाओ थोड़ा, जग जाओ, 12th में भी नहीं जग रहे हो आप, कब जगोगे? 12th के बाद। ठीक है, इधर ध्यान दो, फिर रिपीट लिख रहा है विशाल वर्मा, इधर ध्यान दो बेटा। इन तीनों पे बात करेंगे गैमेट फॉर्मेशन को लेके। ठीक है, क्लियर। दूसरा बेटा, दूसरा हमारे पास सेकंड हम बात करेंगे गैमेट ट्रांसफर की, जहां पर पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे। क्लियर, गैमेट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं जहां पर हम पॉलिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, चलो मैं सेक्सुअलिटी बता रहा हूं, जो लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। पहले सेक्सुअलिटी बता देता हूं ऑर्गेनिज्म की, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, क्लियर है। ठीक है, हां, सेक्सुअलिटी बता देते हैं बेटा आपको, ध्यान से सुन लो। क्लियर, ठीक, सही है, हां, क्लियर, ध्यान सुनो। सेक्सुअलिटी बता रहा हूं बेटा, सेक्सुअलिटी क्या होता है, मतलब मैं यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल बता रहा हूं यहां पे। सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल पढ़ाते हैं आपको नॉर्मली। तो देखो हम क्या पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले समझो ध्यान से। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब ये टॉपिक पढ़ते हैं। देखो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल क्या है, किस किस में पढ़ना है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर ऑर्गेनिज्म में। जब भी आप ये वर्ड सुनते हो लोअर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब होता है मैं एल्गी वगैरह की बात कर रहा हूं, फंजाई वगैरह की बात कर रहा हूं, इनकी बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, क्लियर, इनकी बात कर रहा हूं, है ना। थोड़ा सा और पढ़ते हैं, पहले लास्ट जो चीजें वही बता रहा हूं। देखो लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब हम एल्गी फंजाई वगैरह की बात करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म की। तो देखो एनसीईआरटी ने क्या करा है, एनसीईआरटी ने क्या करा है, पहले एल्गी में से दिया है। देखो एनसीईआरटी ने क्या किया, सुनना ध्यान से। एनसीईआरटी ने क्या किया बेटा, लोअर ऑर्गेनिज्म में एक एल्गी का एग्जांपल दिया, एक ऐसी एल्गी जो बाइसेक्सुअल है ना, एक ऐसी एल्गी का एग्जांपल दिया जो बाइसेक्सुअल है। ध्यान से देखना बेटा, एक ऐसी एल्गी का एग्जांपल दिया जो बाइसेक्सुअल है, कारा नाम है जिसका। कारा का डायग्राम बनाया है और 2017 का शायद नीट का पेपर था। देखो क्या आया था, सुनना ध्यान से। कारा क्या है, कारा एक बाइसेक्सुअल एल्गी है, बाइसेक्सुअल ग्रीन एल्गी है। इस बाइसेक्सुअल ग्रीन एल्गी में मेरे पास क्या है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं मोनोसियस, मोनोसियस लिखते हैं बेटा, या मोनोइशियस कहते हैं, मोनोइशियस। बाइसेक्सुअल, ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनो, क्लियर। बाइसेक्सुअल एल्गी को कहते हैं मोनोइशियस। तो ये जो एल्गी होती है हमारे पास मोनोइशियस कारा, इसके लिए क्या है, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम, नाम याद करो, जिसको याद नहीं हो रहा है 2 बार लिखो कॉपी में। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है ऊगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, ऊगोनियम। तो अगर ये दोनों एक ही एल्गी में हो तो बाइसेक्सुअल बोलेंगे। तो उसमें क्या था, ध्यान सुनो, नॉर्मली हमें लगता है कि मेल स्ट्रक्चर ऊपर होगा, फीमेल स्ट्रक्चर नीचे होगा, ताकि गैमेट मूव कर सके। इसमें उल्टा है, इसमें क्या है, फीमेल स्ट्रक्चर ऊपर है, मतलब ऊगोनियम अपर है। यही क्वेश्चन नीट में आया था। और मेल स्ट्रक्चर जिसे एंथ्रीडियम कह रहे हो वो लोअर है, एंथ्रीडियम नीचे की तरफ है। डायग्राम देखोगे तो समझ आएगा, ये लोअर है और ऊगोनियम हमारे पास अपर है। अपर मतलब ऊपर है, तो हमारे पास ऊगोनियम अपर है, एंथ्रीडियम लोअर है। समझ रहे हो, बाइसेक्सुअल है ये, क्लियर, सही है, ध्यान दो बेटा। तो हम अच्छा आर्किगोनियम वर्ड ब्रायो टेरिडो जिम्नो के लिए होता है, यहां लिखोगे। एल्गी में होता है आर्किगोनियम, एल्गी में सिर्फ ऊगोनियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ऊगोनियम अपर है, एंथ्रीडियम लोअर है, और इस एंथ्रीडियम को ग्लोब्यूल भी कहते हैं और इसको न्यूक्यूल कहते हैं। न्यूक्यूल वर्ड एनसीईआरटी में नहीं लिखा, ग्लोब्यूल नहीं लिखा, पर याद कर सकते हो क्योंकि नीट में लिखा हुआ था उस वक्त। पर रॉन्ग स्टेटमेंट पहचाननी थी। रॉन्ग स्टेटमेंट ये थी कि उसमें ये लिखा हुआ था कि एंथ्रीडियम ऊपर है, ऊगोनियम नीचे है। तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, एल्गी, एक ग्रीन एल्गी पढ़ी जिसका नाम कारा है, वो बाइसेक्सुअल है, उसमें ऊगोनियम ऊपर है, एंथ्रीडियम नीचे है। ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन और एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन। आर्किगोनियम ब्रायो टेरिडो जिम्नो में होता है। अरे पानी में है यार, रिप्रोड्यूस कैसे होगा, पानी में तो फ्लोट करके हो जाएगा। ठीक है, पानी में है एल्गी, एल्गी पानी में होती है, क्लियर, पानी में होती है, हां ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया एल्गी के लिए लेके। और हमारे पास लोअर प्लांट्स में एक एग्जांपल और दिया हुआ है, उस एग्जांपल का नाम है हमारे पास मार्केंशिया। मार्केंशिया याद करो क्या था, मार्केंशिया क्या था बेटा, ब्रायोफाइट था।
है ना। जिन बच्चों को ये कम सा समझ आया, मार्क एंशिया का नाम प्लांट किंगडम के लेक्चर दिए थे तुम्हें फ्री में, उनको देख लेना जाके फिर से, है ना। क्लियर, थोड़े थोड़े पाप कम होते जाएंगे। तो प्लीज जो भी डाउट हो पूछो, कहां से मिलेगा आपको, कैसे पढ़ना है, साथ में करोगे तो हम कराएंगे भी उसे बेटा, है ना। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मार्क एंशिया का स्ट्रक्चर को थैलस कहते हैं। क्या लिखते हैं? थैलस। थैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर। थैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर। उसमें आपको क्या दिखेगा? उसमें आपको क्या दिखेगा बेटा इस वाले में? और इसके थैलस का नाम गैमेटोफाइट है। क्या नाम है? गैमेटोफाइट। जो गैमेट बनाएगा, उस पर ऐसे एक ब्रांच बनती है और एक ऐसे डिस्क बनती है, इस पर आर्किगोनियम लगा हुआ। मैंने कहा था ना ब्रायोफाइट में आर्किगोनियम होंगे, तो यहां आर्किगोनियम लगा हुआ है और इस ब्रांच का नाम है आर्किगोनियोफोर। कुछ को लग रहा होगा इतना सारा लिख दिया, इतना सारा नहीं, दोबारा रिपीट करूंगा। फिर से देखो, मेरे पास गैमेटोफाइट, ध्यान से सुनो, गैमेटोफाइट का मतलब है जो गैमेट बनाएगा। थैलस वो होता है जिसका अपना कोई शेप ना हो, ठीक है, शेप ना हो। तो हम ये लिख रहे हैं अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है। डिफरेंशिएशन मतलब रूट स्टेम लीफ नहीं है। इसमें मेरे पास फोर वर्ड का मतलब समझो, फोर अगर समझ पाए तो ठीक होगा। फोर का मतलब होता है बियरिंग, बियरिंग मतलब लगा हुआ, तो जिस पे आर्किगोनियम लगा होगा उसे आर्किगोनियोफोर कहेंगे। ऐसे ही हमारे पास जिस पर एंथ्रीडियम लगा होगा, देखो ऐसे ही डिस्क बनाएंगे जिस पर मेल सेक्स ऑर्गन लगा होगा, जिसे एंथ्रीडियम कहते हैं, एंथ्रीडियम। तो इस ब्रांच का नाम सोच के बताओ खुद से, इस ब्रांच का नाम होगा एंथ्रीडियोफोर। आप देख रहे हो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं इसको, मैं ये बोल रहा हूं, देखो हमने एक लोअर ऑर्गेनिज्म पढ़ा जो बाइसेक्सुअल है, इसके बाद मैं यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल पढ़ रहा हूं। मैं किसका एग्जांपल पढ़ रहा हूं? यूनिसेक्सुअल का। यूनिसेक्सुअल के लिए वर्ड होता है डायोशियस। क्या वर्ड होता है? डायोशियस। ठीक है, डायोशियस वर्ड होता है। तो आप देखो जरा, आर्किगोनियम, आर्किगोनियोफोर, क्या लिखा मैंने? आर्किगोनियोफोर लिखा, है ना। और यहां पर क्या लिखा बेटा? एंथ्रीडियम। तो ये कौन सा गैमेटोफाइट हो गया? ये मेल गैमेटोफाइट। तो आपकी एनसीईआरटी ने कैसे पढ़ाया समझो ध्यान से। एनसीईआरटी ने एक लोअर ऑर्गेनिज्म पढ़ाया जो बाइसेक्सुअल है, और एक हायर ऑर्गेनिज्म, सॉरी एक लोअर में ही पढ़ाया है जो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। और उस ब्रांच का नाम जिसपे आर्किगोनियम लगेंगे खूब सारे, उसका नाम आर्किगोनियोफोर है। और इस वाली ब्रांच का नाम क्या है? एंथ्रीडियोफोर। तो इसका नाम मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन लगा हुआ है, ये मेल सेक्स ऑर्गन। और इसमें क्या लगा हुआ है? फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसका नाम आर्किगोनियम है। यहां तक मुझे लग रहा है कुछ कुछ आ गया है, बताओ जल्दी से। ठीक है, यहां तक आ गया? चले रिपीट वाले कौन से हैं भाई, एक बार फिर से देखो। 135 मिनट हो गए, बहुत सही, है ना। ठीक है, यहां तक आ गया होगा। चलिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। पहले होमवर्क ले लो अपना जल्दी से। आपने क्या करना है? एनसीईआरटी की 3 रीडिंग करनी है। क्लास स्टार्ट होती है मुझे 3 लिखा हुआ चाहिए सबसे, कि 3 बार पढ़ के आए हो एनसीईआरटी। दूसरा आपने क्या करना है, जो भी आपकी डीपीपीए सॉल्व करो, जो क्वेश्चन नहीं होंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है। तीसरी चीज बेटा, तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है मेरे से, जो मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको, अपने डाउट्स क्लास के स्टार्टिंग में भी 2 एक बार बोलोगे तो मैं रिपीट भी कर रहा हूं। दूसरा इसमें भी कमेंट्स के बीच में, मतलब जब मैं पूछूं तभी बोला करो, ठीक है। क्लियर? सही है। तो एक बार जरा देखो हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं एनसीईआरटी पढ़ो, डाउट्स पूछो, डीप लाइनें समझो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, और इसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर को, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।